जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। आवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर इविल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। ये ईवीएम मशीन कोई इविल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन इविल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान में अब वोट अंगूठा लगाकर नहीं बल्कि बटन दबाकर डाला जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद हुकूमत की जानिब से पेश करदा 30 से ज़ायद बिल्स मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक तरमीमी बिल, इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 सादा अक्सरियत से मंजूर हो गया है। कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ में नज़रसानी का बिल 2021 भी कसरत राय से मंजूर हो गया है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी मिल गया है, जो यकीनन अगले इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पर प्रोग्राम में तफसील से शेयर करूंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अगले इलेक्शन में पांसा पलट सकते हैं। आज एक बार फिर नसरीन तारीख दोहराई गई है। मुश्तरका इजलास से अपोजिशन के अराकीन गायब हो गए। हुकूमत और इत्तेहादियों के 221 अराकीन मौजूद रहे, जबकि कानून साजी के वक्त अपोजिशन के 219 में से सिर्फ 203 अराकीन मौजूद थे, यानी 16 अराकीन गैर हाजिर रहे। फैटफ के लिए कानून साजी के वक्त भी मुश्तरका इजलास से अपोजिशन के लोग गायब हो गए थे। मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कभी मुत्तहद नजर ही नहीं आई है। हुकूमत की तरफ से की गई कानून साजी को अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी रोल इंतहाई अहम होगा, क्योंकि वो पहले ही ईवीएम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के साथ शेयर कर चुके हैं। सियासत में बेताज बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब भी आज की कानून साजी के हवाले से कुछ पेशगोई कर गए हैं। सुनिए ज़रा। ये क्या कहना चाहेंगे? जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। तो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में ज़रूर कमी हो सकती है, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खान साहब अब भी मकबूल हैं। अमेरिकन में होने वाला जलसा किसे याद नहीं होगा। यकीनन इस नौयत का जलसा इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया है। आज की कानून साजी का नाज़रीन जो सबसे अहम पहलू है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देने का मामला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ मिला है वो 2023 के इलेक्शन का पांसा पलट सकता है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 12 करोड़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वोटर्स बन सकते हैं उनकी तादाद 80 लाख है, यानी तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद वोटर्स का 7 से 8% बनता है। ये ओवरसीज़ वोटर्स का ज़्यादातर ताल्लुक़ पाकिस्तान के 20 अजला से है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलकों में 7 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ वोटर्स मौजूद हैं, यानी एवरेज हर हलके से तकरीबन 50,000 वोटर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनते हैं। 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट को देख लें तो तहरीक इंसाफ नून लीग से 8 नशिस्तों पर 50,000 से कम मार्जिन से हारी थी। इसी के वाज़े होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट इलेक्शन में गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए जुल्करनैन मौजूद है मेरे साथ। जुल्करनैन, और कौन कौन से शहर हैं जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी नतीजे का पांसा पलट सकते हैं? देखिए किरण, अगर बात की जाए लाहौर की, जैसा कि आपने बताया कि 50,000 एवरेज बनता है फ़ी हल्का, और उसमें अगर जो अपोजिशन से इस वक्त देखा जाए जो मुस्लिम लीग नून ने 10 नशिस्तें जीती हैं 14 में से,
उनमें से अगर विनिंग मार्जिन एवरेज कैलकुलेट किया जाए वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार के दरमियान बनता है। तो अगर वो 50 हज़ार में से आधे वोट पे यानी 50% पे पोलिंग होती है, 25,000 भी वोट पड़ते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें हम सियालकोट की, 2018 के इलेक्शन में सियालकोट का जो पूरा जिला है वो मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया था। पीटीआई वहां से कोई नशिस्त लेने में कामयाब नहीं हो सकी थी। सियालकोट में तकरीबन 4,70,000 वोटर्स हैं ओवरसीज, 5 जो कौमी असम्बली के हल्के उनमें, यूं एवरेज जो एक बनता है हल्का उसमें तकरीबन 94,000 वोटर्स हैं जो ओवरसीज हैं हर हल्के के अंदर सियालकोट में। और इसी के अगर विनिंग मार्जिन में आपको 2 बड़ी नशिस्तों का बताऊं सिर्फ सियालकोट की, उस्मान डार तकरीबन 2500 से 2700 वोटों के मार्जिन से हारे थे, और फिरदौस आशिक वान जो मुआवने खसूसी थी इस बार पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ी थी, उनका मार्जिन 39,000 के करीब था। तो यहाँ पर अभी अगर 94,000 में से 50% भी वोट पोल होता है तो यकीनन ये उस्मान डार और फिरदौस आशिक वान अगर मौजूदा अपनी 2018 की वोट बरकरार रखते हैं, इनको इजाफी वोट ओवरसीज के मिल जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ से यकीनन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ 2 अजला का मैंने आपको लिटमस टेस्ट दिया है। रावलपिंडी में तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा ओवरसीज वोटर्स हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद की बात करें तो 2,16,000 से ज़ायद ओवरसीज वोटर्स हैं। सिर्फ सवात में अगर बात करें जो मुराद सईद का इलाका है और जहाँ पे अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून से हैं, 2,25,000 से ज़ायद वोटर्स हैं सवात के अंदर। कराची ईस्ट की अगर बात करें तो 2,21,000। इसी तरीके से कराची सेंट्रल की अगर बात करें तो 3,46,000 से ज़ायद ओवरसीज वोटर्स हैं इन हलकों में। अगर इनमें से 50% भी पोल होता है, और जो जनरल परसेप्शन ये है कि ओवरसीज में सबसे ज्यादा जो मकबूल है वो इमरान खान है। बिल्कुल, तो फिर ऑब्वियसली नंबर चेंज हो सकता है, गेम चेंज हो सकता है नताइज का। अच्छा, ऑपोजिशन को जुल्करनैन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर क्या एतराज है, उनका पॉइंट क्या है बेसिकली इस मामले पर, और ऑपोजिशन जिन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही है ये भी शामिल है उसमें? जी बिल्कुल, ईवीएम और ओवरसीज वोटर्स ये दोनों शामिल हैं। ओपोजिशन बहरहाल ये कहती तो ये आज भी, जैसे मरियम नवाज ने फिर बिलावल ने भी कहा कि हम उनको वोट का हक देने के खिलाफ नहीं है, हमारा मसला उनके तरीक़ाकार के ऊपर है। शहबाज शरीफ ने तजवीज़ भी दी थी कि ओवरसीज के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाए, जैसे मखसूस नशिस्तें हैं यहाँ पार्लियामेंट में और ख़वातीन के लिए, अक़लियतों के लिए, ऐसी उनके लिए भी फिक्स कर दी जाएँ। उनको इस बात, जैसे हमने डाटा से भी बताया कि बड़े अच्छे अंदाज में ओपोजिशन को इस बात का पता है कि ओवरसीज की जो वहाँ पे इमरान खान अभी भी मकबूल हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं वो अभी भी इमरान खान की फेवर में बात करते हैं, क्योंकि उनको शायद महंगाई उस अंदाज में नहीं अभी तक इफेक्ट की जिस अंदाज में यहाँ पर लोगों को कर रही है, और मकबूलियत इमरान खान की यहाँ कम हो रही है, लेकिन वहाँ पर नहीं हुई। ओपोजिशन को अच्छे तरीके से पता है अगर 50% वोट भी इमरान खान को पड़ गया तो उनके लिए अगला इलेक्शन भी जितना ओपोजिशन के साथ इतना मुश्किल हो जाए। तो ये वो 2 बिल उसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुल्करनैन मौजूद थे। और नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई है, पहले ही बता चुके थे 9 नवंबर को, फिर उसके बाद उन्होंने सुबह बताया था कि जी लोग कम हो जाएंगे। तो नईम साहब, एक बार फिर ऑपोजिशन ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है, एक बार फिर गायब हो गए, 16 मेंबरान नहीं आए। अब एक के बारे में तो पता चल गया था उनको कोविड हुआ हुआ है, बाकी 15 उनकी हयादत के लिए चले गए थे, क्या कहा गए? जी बिल्कुल, रिवायत अपोजिशन ने भी कायम रखी और हुकूमत ने भी ये रिवायत कायम रखी कि अहम मौक़ों पर वो अपोजिशन के लोग तोड़ लेते हैं। और यही 9 नवंबर को समा ने बताया था कि हुकूमत की आला शख्सियात जो हैं वो राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं अपोजिशन के लोग तोड़ने के लिए। और आपको यही बताया था, आपको याद होगा 9 नवंबर को ही आपके प्रोग्राम में के फिगर भी बताए थे कि वो 15-20 का फिगर है जो हर दफा जो है वो 5 पलट देता है, और वो इस वक्त भी हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत को अपने इत्तेहादी और अपने कुछ अरकान की फिक्र पड़ गई। अदरवाइज पिछले हफ्ते भी अपोजिशन वाले तैयार थे, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं था। फिर आज भी सुबह जब समा ने बताया कि कंफर्म करके मजीद के इतने जो है वो दोबारा एक दफा रंग बदलेंगे, और फिर वही हुआ कि वही फिगर जो है जो हर दफा होता है, कभी कम कभी ज्यादा, और वो लोग जो है वो फिर एक दफा गायब हुए। पीपल्स पार्टी बल्कि बड़े दावे भी करती है, वो भी उसमें शामिल थी, हर दफा होती है। मुस्लिम लीग नून तो खामोश, वो तो अब ऐसे बिहेव करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि जैसे वो बेबस हैं,
इतनी दफा गेम बदल चुकी है। आप 2 दफा तो सिर्फ सादिक संजरानी साहब का ही मामला देख लें, एक दफा आदम इत्माद नईम साथ ही मौजूद रही है। मेहमान फवाद चौधरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद कहूंगी आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, जिस जीत का खान साहब इशारा कर रहे थे वो आज आप लोगों को मिल गई है सर। गालिबन सुना मैंने 70 बिल्स की बात कर रहे हैं सर, आप लोग कितने कितने बिल्स पास करवाए आज फवाद साहब? फवाद चौधरी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लीजिए। ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन कौन लोग हैं जो गायब हुए हैं, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की थी, वो मुझे आज तक याद है कि ये ऑपोजिशन के अंदर जो हुकूमत के प्यारे लोग हैं वो गायब हो जाते हैं हमेशा। तो इनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई वगैरह होगी या नहीं होगी? ये बार बार हो रहा है। बड़ा जबरदस्त सवाल किया किरण। मैं आज यही सोच रहा था, आपको याद है कि जब सबसे पहला मरहला आया था सादिक संजरानी साहब के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के तौर पे, अदम इत्माद, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने मिलकर रायविंड में मुलाकात की और वो पेश की। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब सामने। एक बार फिर आपको कट करना पड़ा है। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर खुशामदीद आपको कहूंगी, मुबारकबाद सर आपके लिए। बहुत सारी जिस फतह की जिस उम्मीद कर रहे थे आप लोग वो आपको मिल गई है। सर सुन रही थी ऐसा कि 70 बिल्स की गालिबन आप लोग बात कर रहे हैं पास करवाए गए हैं। सर कंफर्म कर देंगे कितने बिल्स पास हुए हैं आज? जब मैं निकला था तो उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 60th या 57 या 58 बिल जो है वो चल रहा था और 10 सप्लीमेंट्री थे। तो मेरा ख्याल है अब तक जो है वो ये तकरीबन हो चुके होंगे, 68 के करीब बिल जो है वो पास हो चुके होंगे। मेरा ख्याल इतना बड़ी लेजिस्लेशन एक दिन में तो कभी नहीं हुआ। सर टोटल 70 बिल्स पास होने हैं फवाद साहब? 60 बिल हैं और 10 सप्लीमेंट्री हैं। हाँ, तो 70 आप सकते। सही, 70 बिल्स आप कह रहे हैं। अच्छा सर, ऑपोजिशन इसको चैलेंज करने की बात कर रही है, स्पेशली ईवीएम। बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे थे कि अगर ये पास हो जाते हैं तो फिर हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का भी हवाला दिया गया क्योंकि उनकी जानिब से भी एतराज़ात उठाए गए इस पर। तो सर कमेंट कीजिएगा फवाद साहब। देखिए, अदालत में जाना तो जाहिर है कि हर शहरी का हक है और बिलावल साहब का भी हक है और बिलावल साहब जरूर शौक से जाएं। अलबत्ता ये है कि उसके लिए कानूनी जो ग्राउंड होनी चाहिए, कानूनी मेयार होना चाहिए, वो जाहिर है कि अभी नहीं है। जॉइंट सेशन है पार्लियामान का, उसने ये बिल पास किए हैं और अदालत जो है वो तो कानून दे गई और कानून जो है वो सारे पार्लियामान ने बनाने हैं। पार्लियामान ने कानून बना दिए हैं। बिलावल साहब को और शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है। आज उनकी जो तकरीरें थी वही सुन के आपको पता चल गया होगा कि किस तरह शिकस्त खोरदा सियासतदानों की वो तकरीरें थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बजाय इसके कि कभी इधर जाने के कभी उधर जाने के, अपने गिरबान में जाके और अपनी पार्टी और अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर करने की कोशिश करें। सही सर। फवाद साहब आप कानून को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं सर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बाहर मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त सर उन्होंने कहा कि वो कुछ रूल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 222 की अक्सरियत की ज़रूरत होती है और 221 के ऊपर ही हुकूमत ने अपने वोट्स तस्लीम करवा लिए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जानिबदारी का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं स्पीकर साहब के ऊपर कि 203 वोट पड़े हैं और यहाँ पर 221 की बात हो रही है। तो सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा ज़रा और इस पर बताइएगा कि बिलावल साहब जो टर्म समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है सर? वो ना एक उर्दू का मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये दोनों बिल्लियां जो हैं, इनके जो बयानात हैं उनको आप खंबा नोचना कह सकती हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये अक्सरियत जो है हमारी ओवरऑल थी 223 लोग हैं। 70 दफ़ा ये काउंटिंग हुई है, 70 दफ़ा यानी बिल पास हुआ। अब मैं उनको दावत ये देता हूँ कि वो एक बार इस तरह से करें, पार्लियामेंट में तो चले सारे उनके खिलाफ हैं, आप प्राइवेट होटल में 223 बंदे अपने जमा कर लें, खाने का बिल हम दे देंगे और 223 बंदे मीडिया को शो करा देंगे आपके पास हैं या नहीं। तो सिंपल बात है, आपकी मेजॉरिटी इनकी ना नेशनल असेंबली में है ना सेनेट में है और ये इन्होंने काफी जो अपना एक लंबी लंबी छोड़ी कि हमने फलाना भी कर लिया फलाना भी कर लिया। अब जब शिकस्त हो गई है तो उसको खुले दिल से तस्लीम करें। कभी इधर एक बात आ रही है, कभी दूसरे और दूसरे, जैसा मैंने आपके सामने किया कि देखिए ना, एक आध बिल हो, एक आध काउंटिंग हो तो बंदा कहता भी है।
जी, रिकाउंटिंग भी हुई थी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा सर, अब जरदारी साहब पर कमेंट करेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में तो कोई बात नहीं की, लेकिन जब बाहर आए मीडिया से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने पेशगोई अपने तय कर दी है कि जो बीज बो रही है हुकूमत, इसका फ़ायदा किसी और को होगा। सर, उनकी सियासी बसीरत की तो मुखालिफिन भी मानते हैं। सर, क्या कमेंट करेंगे उनकी बात पर? ये आप कराची के जो एंकर है ना, ये पता नहीं बार बार ये क्या कहते हैं कि जरदारी साहब की क्या सियासी बसीरत थी। एक नेशनल पार्टी जो चारों सूबों में थी, जिसको कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, उस पार्टी को उठा के उन्होंने 3 डिवीजनों तक कर दिया, पार्टी बना दिया, एक सूबे की पार्टी बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ये पता नहीं कौन सी सियासी बसीरत है उनकी। और ये चले सर, आप कराची वाली एंकर कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक वक्त में सर आपने भी वैसे उनकी बसीरत को तस्लीम किया था, फवाद चौधरी साहब। तो बीबी शहीद हुई थी, उस वक्त तलाक। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, कीमती वक्त अपना दे रहे थे। तो हुकूमत ने आज अपने ये बिल्स पास करवा लिए हैं और अब आगे के प्रोसेस का आगाज़ करेंगे। और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अब जो बातें और जो स्टेटमेंट्स शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से दी जा रही हैं, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। साबिक जज राना शमीम साहब तो अभी मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन उनके बेटे आए, और क्या आए, हाय हाय। इंटरव्यूज़ का जो आगाज़ हुआ ना, वो मेरे प्रोग्राम से हुआ, और सबसे पहले फैसल वाडा और काशिफ अब्बासी के हवाले से गुफ्तगू की। अंदाज़े गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए ज़रा। फैसल वाडा साहब के खिलाफ केसेस हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं अपने ड्राइवर के नाम पे। तो जरा फैसल वाडा साहब जितना ऑल शॉट बकरे थे, जो बकरे थे, उनसे मेरा एक सवाल है, पहले जाके जवाब दें सिंध हाई कोर्ट में। अहमद साहब, मेरी गुजारिश होगी आपसे सर, नेशनल टीवी का हम ख्याल रखें, जो बात है हम वो बिल्कुल करें, लेकिन हम नेशनल टीवी साहब को भी ये सोचना चाहिए था ना। इसके बाद नाज़रीन वो 8 बजे और 10 बजे के प्रोग्राम्स में अपेयर हुए। राना शमीम साहब के बेटे जो उनके वकील भी हैं, जब इनसे सवाल हुआ कि क्या आपको इस बयान हल्फी का इल्म था, तो वो कहते हैं मैंने तो बयान हल्फी अब तक देखा ही नहीं। यानी हलफनामा अखबार में छप गया, लेकिन बेटे और वकील को खबर ही नहीं हुई है। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये बयान हल्फी लंदन में क्यों नोटराइज करवाया गया है, तो कहा ये सवाल मुझसे नहीं, राना शमीम साहब से बनता है। काफ़ी घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे मौसूफ। इस दौरान इन्होंने कुछ ढके छुपे अंदाज में अपने और वालिद साहब के ताल्लुक़ पर कुछ इस अंदाज में रोशनी डाली है। जब इनसे ये कहा गया कि आपके वालिद सिर्फ वालिद नहीं है, आपके भाई क्लाइंट भी हैं, और क्या आप क्लाइंट से इस तरह से डील करते हैं, तो उन्होंने फिर एंकर से ही सवाल कर डाला। अब साहबजादे मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ इंकशाफात कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, कहीं उन बातों की तस्दीक कर रहे हैं। एहतशाम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम आपके वक्त का। ये राना शमीम के साहबजादे बड़े इंकशाफात कर रहे हैं कि उनके वालिद जस्टिस शमीम चीफ जज ये माजी में मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर और मेमोगेट स्कैंडल में नवाज शरीफ साहब के वकील भी रहे हैं, दोस्त हैं मियाँ साहब के। ये सियासी वाबस्तगी मामले का रुख बदल देगी एहतशाम? बहुत शुक्रिया किरण। एक तो ये जो आपने जितने भी क्लिप सुनवाए इनके बेटे के, वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें मतलब कि कोई संजीदगी का एलिमेंट मुझे तो नहीं नजर आया, और जितनी की संजीदगी इनकी बातों में आपको नजर आई है, उतना ही संजीदा मेरे ख्याल में आप इस स्टेटमेंट को लें जो जस्टिस राना शमीम साहब ने अटेस्ट करवा कर ओथ कमिश्नर से लंदन से इधर भेजा है, और वो अखबार के जरिए पहले खबर लगी है, जिसकी वजह से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ गई। तो अगर हम उसकी बात करें प्रोसीडिंग्स की, कि उसका क्या असर पड़ सकता है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ केसेस में, मियां नवाज शरीफ के लिए किस हद तक उनकी रेलेवेंस हो सकती है, तो उसकी कोई एडमिसिबिलिटी है नहीं। इट इज नॉट एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। ये कानून में हेरसे का जो कॉन्सेप्ट है उसके जुमरे में आता है, एक सुनी सुनाई बात के कि जी उसने मेरे सामने ये कहा, मैंने ये सुना, अब 3 साल बाद मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो उस स्टेटमेंट को अगर आप अटेस्ट भी करवा देते हैं और भेज भी देते हैं, तो दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि जिसकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब को या फिर मरियम नवाज साहिबा को कानूनी तौर पे कोई रिलीफ दिया जा सके, क्योंकि ट्रायल्स तो नीचे हो चुके हैं। देखिए, अगर राना शमीम साहब को इतना इशू था उन सजाओं से या अदालतों के उन फैसलों से, तो उनको चाहिए था कि वो ट्रायल की स्टेज पे मियां साहब की तरफ से गवाह के तौर पे अदालत में अपेयर होते, फिर उनका बयान कोर्ट में होता, जिसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, फिर उसके ऊपर जिरा होती, नैब के प्रोसिक्यूटर उसको क्रॉस एग्जामिन करते, देन द स्टेटमेंट वुड हैव बीन एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस।
लेकिन अभी तो ये सारा प्रोसीजर स्किप हो गया ना, तो ये जो मूव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ये लीगल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। लेकिन ये घुमा फिरा के और एहतशाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। जैसे कल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मिले नवाज शरीफ साहब से दीगर प्रोग्राम्स में, वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त राब्ते का इंकशाफ राना शमीम साहब की क्रेडिबिलिटी को कितना मुतासर करेगा? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्रेडिबिलिटी और नो क्रेडिबिलिटी, पहली बात तो यह है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फैसले के ऊपर। अदालती कार्रवाई जो है वो कानून के मुताबिक चलेगी ना जी, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। बाकी जहां तक रहेगी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एक पॉलिटिकल मूव है, इट इज नॉट अ लीगल मूव। पॉलिटिकल मूव है जिससे अदालत में होने वाली प्रोसीडिंग को और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाल उल्टी पड़ गई है। वही सवाल आपका और अब ऐसा लग रहा है कि उनके बेटे ने आकर उन्हीं की उस क्रेडिबिलिटी पर, वो जो पब्लिक ओपिनियन एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसी पर डेंट लगा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, हम प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो ज़रीन गज़ल उमर शरीफ साहब की बेवा से बात करेंगे। मरहूम उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल सोशल मीडिया पर अपने जज्बाती बयान में लिखती हैं कि उमर की मौत की वजह बनने वालों को माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर की और वहाँ पर लिखा था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सब उमर शरीफ के लिए सीखा। ज़रीन ने मज़ीद लिखा कि वो अब नाश्ता नहीं बनाती, उमर शरीफ की कुर्सी पर अब कोई और नहीं बैठता, उनके घर में सब कुछ बदल गया है। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी, बहुत जज्बाती और हैरान कुन भी है। आपने कहा कि मौत की वजह बनने वालों को वो आप माफ़ नहीं करेंगी। किसकी बात कर रही हैं? कौन जिम्मेदार है उमर शरीफ साहब की मौत का? उमर की जो फैमिली है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, और मुझे लगता है कि उनकी मिसेज और उनका बेटा जवाद, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जो है जिम्मेदार हैं। ज़रीन, आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं, कैसे जवाद या उनकी फैमिली उमर शरीफ के दुनिया से रुखसत होने की वजह बन सकते हैं? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं मौत की जिम्मेदार मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि जब मेरे डॉक्टर ने मुझे बुला के उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई है और उनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद जो है उनकी जो वॉल लीक कर गया है, तो अब आपके पास 15 डेज हैं, और उन्होंने उसमें मुझे 3 कंट्रीज बताई, और उससे 1 हफ्ते पहले से वो हॉस्पिटलाइज थे, और उनके डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि हम 5 दिन पहले उनके बेटे को ये बात बता चुके हैं। तो 1 हफ्ते तक तो यहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि उमर हॉस्पिटल में है, तो वो 5 दिन जाया हुए। दूसरे की जब उन्होंने मुझे बताया कि 3 कंट्रीज उन्होंने बोला, एक अमेरिका, एक जर्मनी और एक सऊदी अरब, जब उन्होंने बोला कि अगर 15 दिन से पहले इनका ये ट्रीटमेंट होना है, अगर नहीं हुआ तो हमें इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी जो हाई रिस्क है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो ये 1 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने उस पर कहा कि टाइम बहुत कम है, हम उमर को सऊदी अरब लेके जाएंगे। फिर फौरन मैंने जो है ना वहाँ पे पता किया हॉस्पिटल्स, मैंने गूगल भी किया, उसमें भी 3 हॉस्पिटल निकल आए, और हमने कहा हम यहाँ मेल करते हैं और हम पता करते हैं, और सऊदी अरब करीब है, हम 2.5 से 3 घंटे में उमर को लेके पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और उस टाइम उमर की कंडीशन बहुत अच्छी थी, उमर वसीम भाई से मिले थे, सबसे मिल रहे थे, और उमर बिल्कुल ठीक थे उस टाइम। तो मेरा जो ये था, मैं गवर्नमेंट से भी मैंने जब ये कहा था कि हमें सिर्फ उमर को यहाँ से भेज दें, बाकी सब मैं अरेंज कर लूंगी। लेकिन और फिर जब इसने कहा कि नहीं, मैं हूँ उनका बेटा, मैं उनका खून हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप लेके नहीं जा सकती, आप हैं कौन उन्हें ले जाने वाली, मैं हूँ उनका बेटा, मैं नहीं इजाजत दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें अमेरिका की इजाजत दूंगा। मैंने कहा मैंने उसको समझाया वसीम भाई ने, मैंने कहा देखो करीब सही है, अभी हम ये अनाउंस करवाते हैं, हो सकता है हमें और जगह भी पता चल जाए। और वही हुआ, क्योंकि जब इंडिया से मुझे कई डॉक्टर्स के मैसेजेस आए कि आप उन्हें इंडिया ले आए, अगर आप नहीं लेके जा सकती तो हम उन्हें ले जाते, यहाँ तक मैसेज आए। और लेकिन जब इसने जवाब में सख्ती से मना कर, फिर मैंने अमेरिका के सारे अरेंजमेंट मैंने किए। जवाब जो है इमरजेंसी वार्ड में वैसे भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा होता था, क्योंकि गार्ड को उसने मना किया हुआ था कि जी हाँ सिर्फ मैं
और मेरी माँ के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। अच्छा। तो खैर फिर चूंकि मैं गार्ड को बहुत बोल के कि अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं उनकी मिसेज हूँ, तो मैं मीडिया को बुला लूंगी और यहाँ पे इस तरह कह के मैं डेली अंदर जाया करती थी। ज़रीन, यानी आपके मुताबिक जवाद उमर की वजह से उमर शरीफ के इलाज में ताखीर हुई है और फिर जो हुआ वो सब इसी ताखीर की वजह से हुआ? दूसरी दिन हमारी बहस हुई है कि हम सऊदी अरब लेके जाते हैं, अमेरिका का हम रिस्क क्यों लें, हमारे पास टाइम कम है। बट क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कोई एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी चीजें नहीं मिल रही थी। फिर खैर जब सबने मुझे समझा लेके मैं ही गई हूँ, समझाया मुझे कि भाई इस टाइम हम इसको छोड़ते हैं, सऊदी अरब को छोड़े और या किसी भी करीबी कंट्री को छोड़े, आप अमेरिका का अरेंजमेंट करें। अब उसमें क्या हुआ कि अमेरिका के अरेंजमेंट में देखिए टाइम लगा, 4 दिन में हमें वीजे मिले और उसमें 4 दिन में वीजे मिले। 4 दिन के बाद आपको पता एयर एम्बुलेंस ने सिंध गवर्नमेंट ने जब पैसे दिए, फिर प्रॉब्लम हुई कि जो पैसे नहीं पहुंच रहे वो कन्वर्ट होते हैं डॉलर्स में। वो हमें 5-6 दिन, 1 हफ्ता हमें एयर एम्बुलेंस का सोचे, 15 दिन तो यही हो गया। और उसके दौरान क्या हुआ कि उमर का जब तीसरा डायलिसिस हुआ उसमें उमर का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, उमर को एक और हार्ट अटैक आया। वो आदमी जो उससे पहले अच्छी खासी हालत में था वो बिल्कुल उस पे चले गए थे। उमर ज़रीन, आप दोनों फैमिलीज में पहले से ही तनाज़ा चल रहा है। उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में आपके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी कि आप प्रॉपर्टी फरोख्त करने से रोका जाए, आपको आप पर फ्लैट के कब्जे का भी इल्ज़ाम लगा, यहाँ तक कि उमर शरीफ साहब खुद व्हील चेयर पर अदालत गए। ऐसा क्यों था? देखिए जहाँ तक ये फ्लैट की बात है, उमर का कोई भी अपार्टमेंट अस्करी फॉर्म में है ही नहीं, उमर का कोई अपार्टमेंट है ही नहीं। और इसके अलावा जो घर है वो मेरा घर है, मैं उस घर में, मेरे और उमर का घर है और उस इलाके में मैं 16 साल से रहती हूँ और वो उस घर में मैं 7 साल से रहती हूँ। वो घर मेरा है, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने उन्होंने अपनी पहली बीवी को भी उन्होंने घर दिया, उन्होंने दूसरी शादी की थी उनको भी घर दिया। यहाँ तक कि आप ये पूछ सकते हैं, शकीला कुरैशी साहिबा से भी पूछ सकते हैं, जब उन्होंने खुद ने खुला ली थी। और खुला लेने में ऐसा होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी दी हुई होती तो आप वापस ले सकते हैं, या कोई भी चीज दी होती है। कोर्ट में वो चीजें थी जो उन्होंने गाड़ी या घर शकीला कुरैशी को दिया था और कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ये चीजें वापस लेना चाहते हो, तो उमर ने कहा नहीं, मैंने जो चीज उनको दे दी उसकी है, अब वो है। तो मेरी तो 18 साल शादी को हुए, तो क्या मेरा शौहर मुझसे वो लेना चाहेगा? नहीं, केवल खुद नहीं गया, उनको ले जाया गया है। और उसका क्योंकि इनकी फैमिली को तो इनकी फैमिली को पहले जो ये कह रहे हैं ना कि जी उमर शरीफ को पता नहीं था, उन्हें पूछे बगैर, उन्हें बताए बगैर और जो है ना प्रॉपर्टी भेज दी, ये सब झूठ है। क्योंकि उमर शरीफ ने तो कुछ नहीं बोला ना, ये तो ब्रेकिंग न्यूज चली, उनके वकील ने बोला। उमर तो व्हीलचेयर पे भी खामोश बैठे हुए। उमर शरीफ को तो मीडिया से किसी से मिलने भी नहीं दिया गया, उमर शरीफ से तो बात भी किसी को नहीं करने दी गई। उमर शरीफ ने अगर बोला होता तो वो मुझे हॉस्पिटल में क्यों मिलते? देखिए वो घर मेरा था, मैंने और उमर ने लिया था, मुझे उसकी बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी थी। क्योंकि उमर की तबीयत खराब हो गई थी और सारे जो जितने भी पैसे उन्होंने अपनी बेटी को और इन लोगों को, वहां पे लाहौर में थे, तो मैं उमर पे बर्डन नहीं डालना चाहती थी क्योंकि इस टाइम उमर डिप्रेशन को फेस कर रहे थे। तो उसको हमने यही ना सोचा कि उमर हम ये घर सेल आउट कर देते हैं, बाकी हम बैंक से वापस और बाकी पैसों से हम दूसरा घर ले लेंगे। और हमने मैंने यही किया। उमर को भी पता था, ना सिर्फ उमर को पता था, उमर की फैमिली तक को पता था। जब तो वो लाहौर से आए और उनका बेटा मुझसे मुसलसल कह रहा था कि जी आप जो घर बेच रही हैं, आप 2 घर खरीदें, हमारे लिए भी घर खरीदें। तो जिससे मेरा उसे चला था कि जवाब मेरे घर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपके अब्बू ने आपको दिया वो आपका है, बट मेरे घर से आपका ताल्लुक नहीं है। और उनको पता था, वो मुझसे मुसलसल पैसे मांग रहे थे। उनके मॉडल टाउन के घर, सोचिए उनके 3 दिन घर थे, आज ये ठीक। अच्छा ज़रीन प्लीज मुझे ये बताइए, उमर शरीफ साहब के जनाजे को लेकर भी इख्तिलाफात सामने आए थे। आपने एक नाम लिया लेकिन फिर जनाजा किसी और ने पढ़ाया। इसने कुछ और कह के कि जी ये हम उनसे नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते। इसको खुद सोचना चाहिए था कि जब एक नाम और टीवी पे अगर चल गया। देखिए मुझे तो पता नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल में थी, मैं तो 6 घंटे सिर्फ उमर के सीने पे सर रख के लेटी थी, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ चीजों का।
बाद में मुझे दूसरे दिन पता चला कि जो उसने कैंसिल करके ये कर दिया, तब भी मैं कुछ नहीं बोली और उनको मैंने मैसेज करके उनसे माफी मांगी है और मैंने कहा आप उमर से नाराज मत होइएगा, आपने उमर को दुआ देनी। उन्होंने कहा मैं उमर शरीफ को बहुत दुआएं दी, उन्होंने मुझे भी बहुत दुआएं दी, मैंने माफी मांगी। मुझे तो पता ही नहीं कि अच्छा मुझे ये बताइए जरीन, ये कहिए उमर शरीफ साहब की बेटी, अभी आपने तस्करा भी किया, हिरा उनका दौरान ऑपरेशन इंतकाल हो गया था, उनके इंतकाल के बाद भी काफी बातें बनी, वो क्या मसला था? जी वो तो सबको पता ही है क्योंकि जब उमर अमेरिका शो करने गए हैं उसके बाद जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर फवाद है जो ये इसके इनसे इनलीगल ऑपरेशन कराया गया और जब उमर वहाँ लेके जा रहे थे तो हम अमेरिका में मौजूद थे और जब जवाद ने वहाँ जब उमर ने फ़ोन करके पूछा कि कहाँ हो तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद हैं और यहाँ पे हिरा का जो ना यहाँ पे हम किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हमें किडनी मिल गई है। तो उमर ने कहा कहाँ करा रहे हो, तो उस टाइम इन्होंने उमर को बताया था कि हम इस्लामाबाद में करा रहे हैं और तो हमने डॉक्टर को 55 लाख रुपए दिए हैं, जिसपे उमर ने उससे कहा भी कि तुमने वो सब चेक कर लिया, रसीदें वगैरह सब के कौन है डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल है, ये सब मुझे बताओ। तो उसने कहा नहीं अब्बू ये हम कोई पैसे कोई हॉस्पिटल का मैं आपको भी नहीं बता सकता और जो है पैसे जो दिए ना उसकी कोई रसीदें वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर। तो उस पे उमर ने उसको बहुत डांटा कि तुमने एक आदमी को 55 लाख रुपए दे दिए और कोई लिखत पढ़त कोई रसीद कोई बैंक के थ्रू नहीं दिए। उसने कहा नहीं ना अब्बू आप नहीं समझते, हमने किडनी हम ले रहे हैं और ये बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं। अब जवाद उमर को भी राब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो सके, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उमर शरीफ साहब ने एक अस्पताल कायम किया था जरीन, आप पर उसका भी इल्जाम लगता है कि उसके फंड्स के मामला देखती हैं आप, उनकी पहली एहलिया या उनके बच्चों को उससे दूर रखती हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें उसका फंड्स का तो है ही नहीं, कोई फंड्स ही नहीं है। उमर ने वो हॉस्पिटल 2016 में कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद ना उमर ने कभी कोई हॉस्पिटल के लिए फंड लिए हैं। उमर ने जितना भी हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है और उस हॉस्पिटल को जो बनाने के लिए आपने कहीं देखा कि उमर ने कोई बहुत बड़े बड़े फंड रेजिंग शो किए? कोई भी उमर ने फंड नहीं जमा किए। उसको उमर ऐसे करते थे जैसे उमर के अमेरिका शो है या उमर ऑस्ट्रेलिया जाते थे या नॉर्वे जहाँ भी शो करने जाते थे, उस शो के बाद उमर उसके लिए फंड रेजिंग या अपने दोस्तों से अब कहते थे कि इस हॉस्पिटल के लिए आपने कुछ डोनेट करना तो आप कर दें पूरे। और जो सारा हॉस्पिटल 2016 में कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद से उसकी कोई फंड रेजिंग हुई नहीं है और वो जितना पैसा था उसमें लगा हुआ वो सब ऑडिट उमर ने अपनी जिंदगी में सब कुछ कराया हुआ था। तो हॉस्पिटल तो बना हुआ था, हम तो बस उस हॉस्पिटल को भी स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन हिरा की जब ये डायलिसिस का मसला हुआ, उमर हिरा की डायलिसिस और कुछ फैमिली परेशानियों की वजह से उमर काफी टूट चुके थे, तो फिर हॉस्पिटल रुक गया था। तो बस बाकी ये कि जिनकी जमीन थी वो हॉस्पिटल चलाएंगे, मैं क्यों चलाऊंगी, मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो नहीं चलाऊंगी। हाँ मैं साथ हूँ, मैं जरूर जहाँ जहाँ उनको चीजों को जरूरत होगी कोई चीज चाहिए होगी, बाकी हॉस्पिटल तो बहुत शुक्रिया जरीन गजल आपका, आप साथ और काफी संगीन इल्जामात आपकी जानिब से लगाए गए हैं। जवाद उमर से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। नईम हनीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समा लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको नईम साहब। आपने भी यकीनन क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं सर, आपने इन मामलात को बड़े करीब से देखा है, मुसलसल आप देखते रहे हैं, तो सर ये जो बातें जरीन गजल साहिबा कर रही हैं, आप कहीं पर इनकी तस्दीक और कहीं पर इनकी तरदीद कर सकते हैं। सर क्या बातें कर रही हैं, बड़े संगीन इल्जामात लगा रही हैं फैमिली पर। बहुत शुक्रिया किरण। मेरा ख्याल है कि मिसिज उमर शरीफ जो हैं उन्होंने जितनी गुफ्तगू की है ये बहुत कम गुफ्तगू की है। मैं उनके तमाम तर इल्ज़ामात की ना सिर्फ तायद करता हूँ बल्कि प्रूफ्स के साथ मैं बात कर सकता हूँ। इस वक्त भी हिरा उमर शरीफ के इनलीगल ट्रांसप्लांट की FIR जो है वो मेरे पास मौजूद है और 302 का मुकदमा जो है दर्ज हुआ था डॉक्टर फवाद मुमताज़ पर, जिसके मुद्दई जवाद उमर शरीफ उनके साहबजादे हैं। जवाद उमर शरीफ ने जो है कत्ल की FIR तो दर्ज करवा दी, मगर लेटर ऑन उन्होंने उसी अपनी सिस्टर के मुबैना कातल को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया। ये एक डील की थी उस डॉक्टर फवाद मुमताज़ के साथ जवाद उमर शरीफ ने। ये तो एक पहलू है। उससे कबल जो सारी सूरत हाल थी उमर शरीफ साहब के ट्रीटमेंट के हवाले से जितना उन्होंने एक जिद की और झगड़ा किया,
कि 2 से 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे की फ़्लाइट बनती है किरण कराची से सऊदी अरेबिया की रियाद की, और अगर वहां उनको ले जाया जाता, जो कि मिसिज जरीन उमर शरीफ चाहती थी और निजी टीवी के एंकर जो हैं उस वक्त मौजूद थे उस कमरे में हॉस्पिटल के, जहां पर ये बहस छिड़ी और जिद हुई, लेकिन जवाद उमर शरीफ ने बिल्कुल जिद करके कहा कि मैं अमेरिका लेके जाना चाहता हूं, चूंकि जवाद उमर शरीफ को अमेरिका का वीजा चाहिए था मल्टीपल, इस वजह से जिद की उन्होंने, और उनको इतनी लंबी फ्लाइट जो है वो करवाई गई, 12 से 15 दिन यहां पर जाया करवाए गए, और उसके बाद वो 7.25 घंटे की मुसाफत जो है उनके लिए थकान और मौत का बायस बन गई। न्यूरमबर्ग जब जर्मनी रुके, और एक बात शायद ये बताना भूल गई, जर्मनी जब वो पहुंचे तो जर्मन डॉक्टर्स ने मिसिज उमर शरीफ से ये कहा था कि आपको किस बेवकूफ ने ये मशवरा दिया कि इनको ट्रैवल करवाया जाए इतना लंबा, ये तो ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं थे। ये तो बिल्कुल हकीकत है इस बात में, इस बात के बहुत से विटनेसेस हैं मेरे पास कि उसने जिद करके जो है सिर्फ अमेरिका लेके जाना है, जिसकी वजह से यकीनन उनको ये पेश आई। बहुत अच्छा हो जाता सर अगर जवाद उमर भी प्रोग्राम में आ जाते और वो भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते, अपना मौक़िफ़ दे देते, लेकिन अफसोस होता है ये देखकर उमर शरीफ जो दुनिया को हंसाते थे, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उनके ख़ानदान में पलिश हो रही है, अब उनकी मौत को लेकर किस तरह का तनाज़ा बन रहा है। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, साथ मौजूद थे आप प्रोग्राम में। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।